नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। आज हम लोग फिर से स्पर्श की ही एक कविता का प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है सीबीएसई बोर्ड में। और ये आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही मैं करवा रही हूँ। इस पाठ की, इस कविता की मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए। पर्वत प्रदेश में पावस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम्स के जो पेपर आते हैं उसमें कुछ वाक्य दिए होते हैं और उसके लिए ऑप्शन दिए होते हैं कि क्या अर्थ है, या कहीं से भी एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाता है। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि कविता में क्या लिखा हुआ है। उसको भी ध्यान दीजिएगा। और अभी प्रश्नोत्तर हम लोग देखते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि पावस ऋतु में प्रकृति क्षण क्षण अपना रूप बदलती है, और कभी ये बहुत सुहावनी हो जाती है, कभी बिल्कुल शांत नीरव हो जाती है, और कभी अचानक से बहुत भयावह दृश्य पैदा हो जाता है। लोग डर जाते हैं, बादलों का गर्जन होता है, घनघोर बारिश भी होती है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। मेखलाकार का अर्थ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, करघनी के आकार की पर्वत की ढाल। पहाड़ के विशिष्ट रूप, उसके आकार प्रकार आदि के बारे में बताने के लिए कवि ने यहाँ मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। वो बताना चाहते हैं कि पहाड़ ढालू तो है, साथ ही घुमावदार भी है। तीसरा प्रश्न है कि सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है। मैंने कविता का अर्थ बताते समय बताया था कि दृग का मतलब है आंखें, और सुमन का मतलब है फूल, और सहस्त्र का मतलब होता है हजार। अर्थात इन तीनों को मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं हजारों फूल रूपी आंखें। इस शब्द का प्रयोग कवि ने पर्वत के फूलों के लिए किया है, और वो बताना चाहते हैं कि पर्वत के वो जो हजारों फूल हैं वो पहाड़ की आंख के सदृश से लग रहे हैं देखने में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उन फूलों की सहायता से नीचे जलाशय में अपना रूप निहार रहा है, देख रहा है अपने विशाल आकार को। प्रश्न संख्या 4 जो है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है, क्यों। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निश्चल और स्वच्छ रहता है, वो वैसा ही प्रतिबिंबित करता है जैसा सामने होता है, उसमें कोई छल नहीं होता, कुछ बदलाव परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, सामने की चीज को ही प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार तालाब का पानी भी स्वच्छ, निर्मल और साफ है, और सामने जो चीज होती है उसको प्रतिबिंबित करके दिखाता है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं, और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। पर्वत के हृदय से ऊंचे उठकर वृक्ष आकाश की ओर उच्च आकांक्षाओं के साथ देख रहे हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं और ऊंचे उठने की, आकाश को पाने की, और वो कुछ चिंतित से भी नजर आ रहे हैं। ये बात मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की ओर प्रतिबिंबित करती है। बताया जाता है कि मनुष्य भी इसी प्रकार हमेशा आगे बढ़ने, ऊंचा उठने, तरक्की पाने के लिए कोशिश करता है, और आसमान की ओर आशा भरी नजरों से देखता है। अगला प्रश्न है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि जब पावस ऋतु में प्रकृति ने अपना भयंकर रूप धारण किया, तो बादलों की तेज आवाज, गर्जन और जोरदार मूसलाधार बारिश की वजह से जो भयंकर आवाज आ रही थी, उससे शाल के वृक्ष डर गए थे, क्योंकि उस आवाज से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अंबर जमीन पर गिर पड़ा हो, और उस आवाज से डर कर शाल के वृक्ष जमीन में धंस गए। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। झरने पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं, और उनकी तुलना मोती की लड़ियों से की गई है, जो पानी के बूंदों के समान सुंदर, चमकीले और स्वच्छ नजर आते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि सुमित्रा नंदन पंत इस पंक्ति के द्वारा बताना चाहते हैं
कि प्रकृति जब पावस ऋतु में अपना रूप बदलती है और बादल गरजते हैं तो इतनी तेज गर्जन होती है बादल की कि ऐसा लगने लगता है कि अंबर धरती पर आकर गिर पड़ा हो और ये उसकी आवाज हो। दूसरा है, यूं जलदयान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस पंक्ति के द्वारा कवि सुमित्रा नंदन पंत बताना चाहते हैं कि प्रकृति का भयंकर रूप जब हम यहाँ पर देखते हैं, चारों तरफ मूसलाधार बारिश, बादलों के घोर गर्जन और बारिश के गिरते हुए पानी से ऐसा लगना कि पानी में, तालाब में आग लग गया हो, उन सब को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र, बादलों का राजा, पानी का राजा इंद्र चारों तरफ अपने बादलों के यान में बैठा हुआ है और घूम घूम कर, विचर विचर कर अपना इंद्रजाल, अपना मोह जाल, माया जाल फैला रहा हो। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वृक्ष का मानवीकरण किया है और वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि गिरिवर यानी पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष पूरी आकांक्षाओं के साथ, चाहतों के साथ ऊपर आसमान की ओर देख रहे हैं, उसे पाने के लिए। जो आसमान एकदम शांत निश्चल खड़ा है, उस शांत नभ को एकटक अनिमेष देख रहे हैं, अटल होकर, बिना हिले डुले, कुछ चिंता, कुछ विचार मग्न होकर। यानी वो पाना चाहते हैं उस आसमान को और उसी को पाने की ख्वाहिश में चिंतित होकर, विचार मग्न होकर आसमान को निर्निमेष ताक रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। शब्दार्थ आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में होगा ही। और अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता हो बाकी, या कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहेगी। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।